हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी आप देख रहे हैं क्विक कॉन्सेप्ट पर एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स का। अभी न्यूक्लियर फिजिक्स सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स किसको कहते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियस क्या होता है? एक सेंट्रल पार्ट होता है किसका? एटम का। अब सेंट्रल पार्ट हम किसको कहते हैं? जो कि एक हाई कंडेंस हो, मीन्स डेंसर पार्ट हो किसी एटम का, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अभी थोड़ा यहाँ पर आए। Basically, nuclear physics is the branch of physics which deals or which describes the central part of an atom. अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फिजिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम के बारे में पढ़ते हैं और उसके स्ट्रक्चर मीन्स वो कैसे बनता है या मीन्स कैसे हमारा उसका स्ट्रक्चर का साइज कैसी होती है, उसकी स्टेबिलिटी मीन्स वो उसके अंदर ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो उसको एक स्टेबल बनाते हैं, मीन्स उसको डिस्ट्रॉय नहीं करने देते, और एंड रिएक्शंस और उसके रिएक्शन किस किसके साथ होते हैं, तो हम वो पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन है हमारे, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम मीन्स बीच वाला जो पार्ट होता है किसी भी एटम का, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस तो आपको पता चल गया। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहाँ आप ऐसा कह सकते हैं कॉम्बिनेशन और क्लस्टर्स आप कह सकते हैं, मीन्स इकट्ठा। जैसे आपने अंगूर देखे होंगे, ग्रेप्स देखे होंगे, वो एक साथ होते हैं एक डाली में। तो इसी तरह से जो लच्छा होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, उसको आप क्या कहते हैं? क्लस्टर्स कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, जिसमें आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन आ जाए, उसको आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियस मीन्स उनकी इकट्ठा एक जगह पर। अब प्रोटॉन हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन हमारे पास कौन से हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। वाइल न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, जबकि न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है? न्यूट्रल है। अब हमारे पास न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। पर न्यूट्रल न्यूक्लियस के पास चार्ज होती है पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होती है? प्रोटॉन्स की वजह से वो चार्ज होती है पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास चार्ज है ही नहीं, बस उसके पास एक एनर्जी है, मीन्स उसका मास तो है ना यहाँ पर, तो उसकी एनर्जी भी होगी। मास तो एनर्जी है, इनिलेशन प्रोसेस, ये सारा का सारा पेयर प्रोडक्शन यहाँ पर होगा। तो इसी वजह से उसके अंदर एनर्जी होती है और वो हमारे पास एक फोर्स बनाते हैं जो उसको स्टेबल बनाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर है जे जे थॉमसन डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। जे जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन किया था। अब न्यूक्लियस के बारे में किसने कॉन्सेप्ट दिया था? रदरफोर्ड गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? हमारे पास रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने कैसे कॉन्सेप्ट दिया था? 8000 से ज्यादा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, वो उसने एटम के साथ क्या किए थे? कोलाइड किए थे। अब जब कोलाइड किए थे, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, अल्फा पार्टिकल्स, ज्यादा से पार्टिकल क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। इसको यहाँ पर पता चला कि कोई ऐसी चीज है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव मीन्स चार्ज रखती है, यहाँ सेम चार्ज रखती है। अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, सेम चार्ज आपस में क्या करती है? रिपल्शन करती है। तो इसने यहाँ पर ये समझा कि वाकई यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जिसके पास चार्ज अल्फा पार्टिकल जैसी ही है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो इसको क्या कर रही है? रिपल कर रही है। और जो आउटवर्ड मीन्स जहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, वो क्या कहला रही थी? वो एक डिफरेंट चार्ज कहला रही थी, ताकि वो उसको हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे दिया इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर थोड़ा आए, यहाँ पर इसने अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ पर थोड़ा समझे, इसने अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसने क्या किया? रदरफोर्ड ने एटम से क्या किए? टकराए, बम्बार्डमेंट की, तो कुछ ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स क्या हो गए? बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। तो मीन्स इसने यहाँ से समझा कि कुछ चीज सेंटर में ऐसी मौजूद है जिसके पास चार्ज क्या है? अल्फा पार्टिकल के जैसी ही चार्ज है, उसको उसने नाम दे दिया किसका? न्यूक्लियस का। अब यहाँ पर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो कि इसको अट्रैक्ट करें, अपोजिट चार्जेस है। अब यहाँ पर थोड़ा आ जाए, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम विच इज न्यूक्लियस। सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इट कंटेन्स, ये हमारे पास कंटेन करता है, यहाँ इसके अंदर क्या होता है? 90% ऑफ मास ऑफ एन एटम। एटम का 90% मास किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उन दोनों के मास की वजह से इसके पास 90% मास है। अब जबकि इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास शेल में है, पर उसके पास मास क्या है? 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, माइनस में वो पावर बहुत कम है। तो इसी वजह से 90% मास इस पर होल्ड करता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करता है, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। अब यहाँ पर क्या है? एटॉमिक मास की डेफिनेशन, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जब हम प्रोटॉन्स का तादाद और न्यूट्रॉन का तादाद आपस में क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? उस एटम का मास बनता है, जो कि यहाँ पर हमने शो किया है। ए मीन्स एटॉमिक मास, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉनिक नंबर भी कहते हैं, प्लस एन मीन्स आपके पास न्यूट्रॉन। अब जितने न्यूट्रॉन जितने प्रोटॉन होंगे आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, हमें पास हमें क्या मिलेगा? हमें एटॉमिक मास मिलेगा। जैसा हमारे पास एक एग्जांपल है 2He हीलियम 4, एटॉमिक मास का कितना है? 4, एटॉमिक नंबर का कितना है? 2।
यहाँ पर पुट करें हमें हमें ये पता चल जाएगा कि हीलियम के पास न्यूट्रॉन कितना है। यहाँ पर हमारे पास 4 है, 2 प्लस n, तो यहाँ पर 2 क्या करेगा प्लस, वहाँ पर क्या करेगा माइनस, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू n, n हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, तो इसके पास न्यूट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे। अब यहाँ पर क्या है मास बता रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, थोड़ा डिफरेंट मीन्स उसके उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो बता रहे हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10 power minus 27 किलोग्राम, न्यूट्रॉन का मास जबकि यहाँ पर ये चार्ज न्यूट्रॉन के पास तो जीरो है मीन्स नो न्यूट्रल है, तो नो चार्ज। प्रोटॉन के पास ये है 1.67 into 10 power minus 19 कोलम। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं कुछ फोर्सेस के बारे में। यहाँ पर हमारे पास मेजर 4 फोर्सेस है, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर हमारे पास बेसिक 4 फोर्सेस है जो कि न्यूक्लियस को स्टेबल करते हैं, या मीन्स हमारे नेचर में ये 4 फोर्सेस है। सबसे पहला है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियोएक्टिव डिके। अब यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से रेडियोएक्टिव डिके होता है, जो कि उसकी ऐसा ना समझेंगे ये हमारा वीक फोर्स होता है, बस इसकी रेंज कम होती है दूसरे फोर्सेस से। अब यहाँ पर आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिव का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियोएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। अब उसने बताया क्या, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल एटम इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। एक नेचुरली इमिट होते रहे रेडिएशन किसी न्यूक्लियस के अंदर से, उसको क्या कहते हैं रेडियोएक्टिविटी। अब इसने क्या किया था कि यूरेनियम पर इसने काम किया था। जब इसने यूरेनियम साल्ट लिया, एक पेपर पर रखा, मेटल एक प्लेट पर रखा, तो वो ब्लैक होना शुरू हो गई। मीन्स इसको यहाँ से पता चला कि यहाँ पर कुछ रेडिएशंस ये खुद ब खुद एलिमेंट क्या कर रहा है, इमिट आउट कर रहा है। तो इसने क्या कॉन्सेप्ट दे दिया, इसका रेडियो कॉन्सेप्ट दे दिया। ये खुद ब खुद ये कुछ दूसरी रिसर्च करने जा रहा था, पर इसको कॉन्सेप्ट मिल गया रेडियो, यहाँ से हमें पता चला। डीके क्या होता है, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब ट्रांसफॉर्मेशन किसमें, अल्फा बीटा गामा में। ये हमारे पास कौन से हैं रेडिएशंस, अल्फा बीटा गामा, अल्फा पॉजिटिव चार्ज, बीटा नेगेटिव चार्ज और गामा न्यूट्रल चार्ज। गामा को हम ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम नाम देते हैं फोटॉन। बीटा हमारे पास क्या होते हैं, जस्ट इलेक्ट्रॉन, आप इसको कहते हैं क्योंकि इसके पास सिमिलरिटी है चार्ज के हिसाब से नेगेटिव। अल्फा के पास पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। डीके आपके पास क्या होता है, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब रेडिएशन जो निकल रहे हैं वो किसके हिसाब से निकल रहे हैं, इसने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया था हेनरी बेक्यूरेल ने। 3 आपके पास रेडिएशन हो रहे हैं, एक जो जस्ट पेनिट्रेट हो रहे हो या मूव स्पीड ऑफ लाइट से कर रहे हो, उसको हमने इसके नाम दे दिया गामा रेडिएशन। जो कि पॉजिटिव प्लेट पर टकरा रहे थे या उसके साथ उसके मीन्स नजदीक डिफ्लेक्ट हो रहे थे, उसको हमने नाम दे दिया नेगेटिव रेज, जिसको हमने नाम दे दिया बीटा रेज। अल्फा जो कि नेगेटिव प्लेट के साथ कोलाइड हो रहे थे या उसके नजदीक डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इसने नाम दे दिया पॉजिटिव चार्जेस अल्फा पार्टिकल्स। दूसरे हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये एक ऐसे फोर्सेस हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे फोर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर सपोज करिए हमारे पास एक न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में हमारे पास शेल है। शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान जो फोर्स लगेगा वो कौन सा हमारा होगा, फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इसकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को शो करवाएगा। मीन्स इसकी स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास फोर्स कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हमारे पास एक ऐसा फोर्स है जो कि प्रोड्यूस होता है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएं या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएं। मीन्स सेंटीग्रेड फोर्स भी आप ऐसा समझ लें कि न्यूक्लियर की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जो इसको होल्ड करवा रहा है, इसको मूव करवा रहा है, तो वो आपका कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स रोटेशन और स्टेबिलिटी। ये एक ऐसा फोर्स है जो कि एक रिस्पॉन्सिबल मीन्स इसकी वजह से ही आपको पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व कर रहा है इसके अंदर, क्यों गिर नहीं जाता, क्यों बाहर नहीं जाता, इसके ऊपर सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारा लास्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स जो कि हैवी मासेस के दरमियान हो, उसको आप क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जहाँ तक का कॉन्सेप्ट होता है ग्रेविटी, जब आप हैवी मासेस और लाइटर मासेस को आपस में रखते हैं तो वो उसके सराउंडिंग में घूम घूम कर हैवी मासेस के सामने आकर गिर जाते हैं। मेरी इस पर एक वीडियो भी बनी हुई है, आप वो भी देखना ताकि आपको ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए। और इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, सोलर सिस्टम में मास ऑफ अर्थ, और हमारे पास पीपल है, हम ही पीपल है। मास ऑफ अर्थ मीन्स हमारे पास ये क्या है, एक हैवी मास 6 × 10⁻24 मीन्स 6 के बाद 24 जीरो लगा लें और उसके आखिर में लगा लें किलोग्राम। कितना हैवी यूनिट हो गया, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। अगर हम पीपल यहाँ पर रह रहे हैं, एक एवरेज मास निकाल ले 85 किलोग्राम, तो 85 किलोग्राम कुछ भी नहीं है 6 × 10⁻24 के नजदीक। तो एक ऐसा फोर्स यहाँ पर है जो कि हमें अर्थ के नजदीक क्या कर रहा है, खींचता है। इसको आप क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट होता है ग्रेविटी का।
तो उम्मीद है आपको ये सारी की सारी न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको इंट्रोडक्शन में बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक भी कर लेना।